साथियों, 3 दिन बाद एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार इस दुनिया के पूरे मेहनतकशों का अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार हमारे सामने आने वाला है। उसका नाम है मई दिवस। और वो मई दिवस मनेगा, उसकी पूर्व तैयारियों में बहुत खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा के साथियों ने एक श्रृंखला का आयोजन किया है और उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस चुनावी गहमा गहमी के दौर में जब हमारे साथी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो पाने में या पारंपरिक रूप से इस मई दिवस के आयोजनों को संगठित कर पाने में थोड़ी सी असुविधा महसूस कर रहे हैं, ऐसे मौके पर उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि वो ऑनलाइन श्रृंखला चलाएंगे। और उसी श्रृंखला के क्रम के रूप में मुझे भी आपके बीच में आज चर्चा करने के लिए मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है। हरियाणा के साथियों को सलाम, इस काम को करने के लिए उनके नेतृत्व को हार्दिक बधाई और इसमें शामिल होने के लिए, हमें आमंत्रित करने के लिए, हमें अवसर देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि मई दिवस इस पूरी पृथ्वी का एक ऐसा अनोखा दिन है जैसा दिन और दुनिया में किसी भी कैलेंडर में नहीं है। और अभी तक अगर देखें तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी चिंतक और विचारक हैं, उन्होंने जितनी भी खोजें की हैं, उन सारी खोजों को करने के बाद भी उन्होंने असंख्य सौरमंडल खोज लिए। उसमें अनेक आकाश गंगाएं खोज ली जिनमें करोड़ों करोड़ अरबों तारे हैं। सूरज भी हैं और बहुत सारे चंद्रमा भी है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रह हैं, हमारे ग्रह से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़े ग्रह हैं। इन सब को ढूंढ लिया, लेकिन उसमें अभी तक का जितना विज्ञान है, उस विज्ञान के हिसाब से अभी तक केवल पृथ्वी ही है जहाँ पर उनको जीवन मिला है। और जीवन के रूप में भी मनुष्य जैसा एक विकसित प्राणी उन लोगों के सामने आया है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि ये दिन मई दिवस पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का एक अनोखा दिन है, तो उस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक विज्ञान ने जितना भी जीवन ढूंढा है, उस जीवन का भी ये अनूठा और अनोखा दिन है। इसलिए कि बहुत सारे कैलेंडर इस पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया भर का जो सबके मान्य कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से केवल यही एक दिन होता है जो जिसके मुकाबले कोई दूसरा दिन नहीं होता। हम एक आध बार इस बात को दोहरा चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है कि ये पूरी दुनिया जो है ना, अजीब अजीब खांचों में, अजीब अजीब फांकों में, अजीब अजीब फ़र्कों में बटी हुई दुनिया है। काले गोरे के नाम पे भी बटे हैं, कहीं पर वो आकार के नाम पे बटे हैं, कहीं पर सर्दी और गर्मी इलाके के नाम पर बटे हैं, कहीं पर ये जो नकली सीमाएं देशों की पिछले कुछ हजार वर्षों में तैयार कर दी गई है, उनके नाम पर बटे हैं, कई नस्लों के नाम पर बटे हैं, कई भाषाओं के नाम पर बटे हैं, कई धर्मों के नाम पर बटे हैं। और इस विभाजन ने इस सुंदर सी पृथ्वी को एक अजीब से खुद के बनाए हुए बाड़े में कैद करके कैद खाने में तब्दील करने की कोशिश की है। ये वो दिन है जिस दिन उस कैद खाने की सारी बेड़ियों को तोड़कर, सारी जकड़नों को तोड़कर पूरी मनुष्यता, पूरी मानवता एक साथ सीना तान के खड़े होते हैं। ये जो दिन की शुरुआत है, इस पूरी पृथ्वी के दिन की जो शुरुआत होती है, वैसे तो सूरज उगता नहीं है, सूरज तो हमेशा ही रहता है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, लेकिन जिस तरीके की आम भाषा में कहा जाता है ना कि सूरज उग गया, दिन हो गया, उस भाषा में ही तारीख बदलती है। उसी भाषा के हिसाब से हम अगर बात करते हैं तो ये जो दिन की जो शुरुआत है, वो जो पृथ्वी का के पूरब का जो सबसे आखिरी का जो कोना है, वहाँ पर एक टापू बना हुआ है जिसका नाम है चैथम। उस चैथम से भी कोई 2 घंटा पहले एक और छोटा सा टापू बना हुआ है और उस द्वीप का नाम है, उस आइलैंड का नाम है कीर्तिमती आइलैंड, कीर्तिमती द्वीप। यहाँ ही से पूरी पृथ्वी के दिन की नई तारीख की शुरुआत होती है। और सूरज जो यहाँ से यात्रा शुरू करता है, उस यात्रा को शुरू करने के बाद वो उस 24 घंटे की यात्रा में
इसको अब भूगोल शास्त्र के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं कि यात्रा कौन करता है, लेकिन उस 24 घंटे में जब वो दोबारा से चैथम तक या कीर्तिमती द्वीप तक लौट कर नहीं आता, इस पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर वो दुनिया के करीबन 251 देशों के ऊपर से गुजरता है, उन्हें रोशन करता है, उनके लोगों को जगाता है, वहाँ पे दिन की शुरुआत करता है, रात कराता है। कुल मिलाकर उस 24 घंटे में उसकी रोशनी जो है वो 251 देशों में जाती है। और अगर सूरज की निगाहों से हम देखें तो उसको भी अजीब लगता होगा जब वो 1 मई के दिन पूरी दुनिया के 251 देशों के ऊपर से गुजरता होगा। उसे वो ये 364 दिन के तुलना में ये दिन उसको इसलिए भिन्न लगता होगा कि वो जहाँ भी जाता होगा वहाँ पे उसे आदमी औरतों के हुजूम नज़र आते होंगे, सड़कों पे निकलते हुए, कारखानों पर खड़े हुए, अपने अपने वर्क प्लेसेज पर जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर नारे लगाते हुए, काले पीले गोरे गुलाबी, छोटे मझोले, बड़े कद के छोटे कद के, अलग अलग आकार के मनुष्य, अलग अलग नस्ल के लोग एक ही ध्वजा एक ही तेवरों के साथ दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा लगाते हुए दिखते होंगे। ऐसा बाकी 364 दिन में सूरज को नहीं दिखाई देता होगा। और सूरज अगर डायरी लिखता होगा तो निश्चित रूप से वो इस दिन की खासियत को लिखता होगा, क्योंकि बाकी 364 दिन उसको दुनिया इस तरीके की नहीं दिखती है। कहीं मारामारी दिखती है, कहीं कत्लेआम दिखता है, कहीं युद्ध दिखते हैं, कहीं भूख से मरे हुए लोग दिखते हैं, बाकी नहीं दिखता। लेकिन इस दिन उसको दिखता होगा और उसको अजीब लगता होगा कि दुनिया में तकरीबन 6500 भाषाएं, 6500 भाषाएं, छोटी बड़ी सबको मिला मिलूक है, और लगभग 35-40 हजार बोलियां हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि भाषा और बोली में एक अंतर होता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में घुसने के बाद बोली भी बदल जाती है। आपके पड़ोस में ही, हरियाणा के पड़ोस में ही राजस्थान है, उस राजस्थान में ही आप जाते हैं तो राजस्थान में ही आपको कम से कम 15, 20, 30 तरीके की बोलियां मिल जाती हैं। 100 किलोमीटर बाद आप जाते हैं तो संवाद के जो तरीके हैं, वर्तनी है, जो शब्द है, जो लहजा है, जो मुहावरे हैं, वो अलग हैं। तो इस तरीके से लगभग 35-40 हजार बोलियाँ, 6500 से 6500 के आसपास भाषाओं में वो एक ही नारा लगाते हुए देखता है कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, मेहनत कश का राज आएगा। ये ऐसा अनोखा दिन है जो पूरी दुनिया को एक करता है, सारी भाषाओं के साथ, सारी बोलियों के साथ। ये एक ऐसा दिन है जिस 2 दिन मैं सूरज की निगाहों से देख रहा हूँ, इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ, जब वो निकलता होगा तो उसको ये आश्चर्य होता होगा कि इस पूरी दुनिया पर 4200 से ज़्यादा धर्म हैं, रिलीजियन जिसको कहते हैं, 4200। उनमें बड़े बड़े जो धर्म हैं, जो जिनको ज़्यादातर मतलब जनता का जो बहुमत हिस्सा जिनके नाम पर जानता है, उन धर्मों के अलावा भी अनेक धर्म हैं। उन 4200 धर्म ऐसे धर्म हैं जिनके नाम पर पृथ्वीवासियों के, मतलब उनके कुछ अनुयायी, सभी लोग, सारे लोग नहीं, सारे धार्मिक लोग कट्टरपंथी नहीं होते हैं। धर्म लोगों को व्यवहार करने का, सभ्य रहने की तहजीब भी सिखाने का काम करता रहा है। लेकिन जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं, उस धर्म के नाम पर कभी भगवान, कभी खुदा, कभी गॉड, कभी पैगंबर के नाम पर एक दूसरे का गला काटने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, कुछ लोग, उन धर्मों को मानने वाले लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग या किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में एक साथ इकट्ठा खड़े होते हैं, मुट्ठियाँ तान कर ये मांग करते हुए कि उनका शोषण खत्म होना चाहिए। मेरी काव्यात्मक कल्पना है कि जब सूरज 1 मई के दिन गुजरता होगा तो निश्चित रूप से अब वो ब्रह्मांड और भूगोल के विज्ञानी माने चाहे नहीं माने, लेकिन इसको देखकर वो अचरज में जरूर आता होगा और वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता होगा और थोड़ी देर बाद जाता होगा, और जब अपने घर वापस पहुंचता होगा तो उस दिन ज़्यादा सुकून के साथ, ज़्यादा चैन की नींद को सोता होगा, क्योंकि उससे दुनिया उस दिन बहुत हसीन दिखती होगी, उस दिन दुनिया उसको बहुत प्यारी दिखती होगी, उस दिन दुनिया उसको बहुत एक दिखती होगी। और कोई भी दिन ऐसा नहीं,
कोई भी दिन। हर एक धर्मों के अपने बड़े बड़े त्यौहार हैं, लोग उन त्योहारों को मनाते हैं, अच्छी तरीके से मनाते हैं। ज़्यादातर लोग उसको उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने जीवन को मिठास के साथ भरते हैं, दावतें खाते हैं। लेकिन वो अलग अलग धर्मों की मान्यताओं वाले देशों या उनको मानने वाले जनता के बीच में रहता है। केवल यही एक दिन है जो पूरी दुनिया में धर्म, भाषा, नस्ल, देश, इन सारी सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया की मनुष्यता को एक करता है, जो अंततः एक जमाने में जाकर एक होनी है। और ये दिन दिया है मेहनत करने वाले लोगों ने। ये दिन किसी महान आदमी ने नहीं दिया, ये दिन किसी आकाश से अवतरित नहीं हुआ, ये दिन किसी खुदा या भगवान या किसी गॉड या किसी पैगंबर की वजह से नहीं आया, बल्कि ये दिन अपनी जान को दांव पर लगाकर इंसानियत और समाज को और ज़्यादा सभ्य बनाने की कोशिश करने वाले उन मेहनत कशों ने दिया, जिन्होंने इस दिन की स्थापना करने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर दिया था। उन्होंने न केवल ये दिन दिया, न केवल इसको मई दिवस का नाम दिया, बल्कि उसे एक झंडा भी दिया, उसे एक मकसद भी दिया। 1 मई 1886 को जब शिकागो के मजदूर निकले थे अपनी अपनी फैक्ट्रियों से, कहीं पर डबल रोटी बनती थी, कहीं पर बिस्किट्स बनते थे, कहीं पर दर्जी का काम होता था, कहीं पर मटन बेचते थे, ऐसी अनेक तरीके की दुकानों का जो एक इलाका था, मेहनत कशों का, कारखानों का, छोटे छोटे उद्योगों का, बड़े बड़े कारखानों का, उनका एक जो इलाका था, उस इलाके के सारे मजदूर जब इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पर एक चौराहा था जिसे हे मार्केट चौराहा कहा जाता था, जहाँ पर एक मार्केट रही होगी, और वहाँ पर जाकर जब उन्होंने सभा की और उन्होंने मांग की कि हमें 8 घंटे का काम का दिन चाहिए, 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और 8 घंटे जीवन को जीने के लिए, मनोरंजन के लिए, एक मनुष्य के नाते अपने जीवन को काटने के लिए। उस पर जो दमन हुआ, उस पर जो अत्याचार हुआ और उसमें जो हमारे साथी मारे गए, पुलिस और कारखानेदारों की, मालिकों के गुंडों की फौज के जरिए उनके खून से जो कमीज रंगी गई थी, उस रंगी हुई कमीज को उन्होंने अपने एक बांस पर टांग कर वो लाल झंडा भी दिया, जो सारी भाषाओं, सारे धर्मों, सारे देशों, सारी नस्लों और सारी राष्ट्रीयताओं को मानने वाले मेहनत कशों का झंडा पूरी दुनिया भर में बन गया। 38 साल पहले, उनसे 38 साल पहले, 1886 से 38 साल पहले जो नारा मार्क्स और एंगल्स ने दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जब उन्होंने पूरे मजदूर वर्ग के राज को पूरी दुनिया पर कायम होने का एक नक्शा तैयार किया था, जिसे बाद के जीवन में उन्होंने अपनी बाकी किताबों में बढ़ाया, उसमें उन्होंने जो नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो, शिकागो के हे मार्क चौराहे के शहादतों ने और उसके बाद अदालतों में फर्जी मुकदमों के जरिए जिनको सजा दी गई, जिनको मृत्युदंड दिया गया या जिनकी जेल में हत्या कर दी गई, उन सारे लोगों ने मिलकर इस मई दिवस के दिन को पैदा किया और उनके उस नारे को, दुनिया के मजदूरों के नारे को बहुत ही दुनिया भर के बीच में एक ऐसी मान्यता उन्होंने प्रदान कर दी, जो मान्यता आज भी पूरी तरीके से दुनिया भर के मेहनत कशों को प्रेरित करती है, उनको उत्साहित करती है और उनके जीवन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा देने का काम करती है। कैसे हुआ यह? वही विचार जिंदा रहते हैं जिन विचारों के लिए लोग मरने के लिए तैयार होते हैं। वही विचार जिंदा रहते हैं जिन विचारों को पूरी शिद्दत के साथ जिया जाता है। और यही वजह है कि आज मई दिवस उस विचार की ताकत है जिस विचार के लिए लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया, उस जमाने में भी और आज भी वो उसी जीवन को समर्पित करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और इसीलिए बहुत मज़ेदार लगता है जब आप, अभी तो मई दिवस में 3 दिन शेष हैं, जब आप जाएंगे और पाएंगे कि वो
मई दिवस के दिन, और अखबारों को जब आप टटोलेंगे और उनको टटोलते में जब आप देखेंगे कि भाई क्या है, कुछ मिला कि नहीं मिला, मई दिवस का कहीं पर कोई जिक्र मिला कि नहीं मिला, कोई चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही, शिकागो के शहीदों के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में कहीं पर बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई खबर नहीं मिलेगी, कोई जिक्र नहीं मिलेगा, कोई शहादत के बारे में बातचीत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप से आपका जुलूस निकलते रहेंगे पूरी दुनिया भर में। जो इतनी बड़ी घटनाक्रम मैंने आपको बताया, ये सब होता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको नहीं मिलेगी वो चर्चा, क्योंकि उनको आपसे डर लगता है। उन्हें लगता है कि एक बार मजदूर के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि लड़ाई लड़ी जा सकती है और लड़ाई को जीता जा सकता है, तो उसके बाद फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने उस शोषण के राज को चला पाना, जिस शोषण के राज को चलाने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूरी सत्ता की सारी ताकतों को झोंके देते हैं। और इसीलिए वो कभी जिक्र नहीं करेंगे, कभी चर्चा नहीं करेंगे, वो डर खाते हैं। उनके तमाम सारे कॉलम लिखने वाले, उनके तमाम सारे एंकर, उनकी न कोई विशेष कार्यक्रम चलेगा। ये उपेक्षा नहीं है, ये कोई मतलब अनदेखा करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये भेड़ियों का रोशनी से डरना है। उन्हें लगता है कि अगर रोशनी फैलेगी तो उनकी जो लूट का, दमन का, शोषण का जो राज है, उस राज को चला पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मनुष्य, इंसान दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है। और वो केवल विचार ही नहीं कर सकता, बल्कि अपने विचार पर भी विचार कर सकता है। अगर आज से 10 साल पहले उसने एक विचार किया था और उसके बाद अगर परिस्थितियां बदल गई है या परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो गया है या परिस्थितियां कुछ नए तरीके का मोड़ ले रही हैं, तो वो अपने विचार पर भी विचार कर सकता है और उसके मुताबिक नए तरीके की कार्यनीति को भी तय कर सकता है, इसलिए कि उसके पास सोचने, समझने और विश्लेषण करने के औजार हैं। इनके जरिए वो खारिज भी कर सकता है, इनके जरिए वो चुनने का काम भी कर सकता है। इसलिए ये जो मैंने आपको मई दिवस का एक भावनात्मक पहलू बताया कि वो पूरी दुनिया को एकजुट करता है, पूरी मनुष्यता को प्रेरित करता है, पूरी मानव समाज को जो अरबों की संख्या में है उनको एक होने का एहसास दिलाता है। लेकिन चूँकि हम विचारवान हैं, चूँकि हम मनुष्य हैं और चूँकि हमारा विचार ही हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने विचार की भी समय पर समीक्षा करते रहें, समय समय पर उसको देखते रहें कि कहीं वो पुराना तो नहीं पड़ गया। उसी आधार पर हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या सचमुच में 1886 की जिस मांग को लेकर वो मजदूर लड़े थे, वो आज भी लड़ाई कायम है क्या? वो 2024 में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया, वैसे ही मजदूरों का भी बहुत ज़्यादा विकास हो गया था और जितने भी भेड़िए थे वो भी काफ़ी शाकाहारी टाइप के हो गए हैं और अब उस जमाने का शोषण नहीं है और शिकागो की हे मार्केट की बात अलग है। क्या ऐसा हो गया क्या? हिंदुस्तान में क्या हुआ इसके बारे में तो अपन लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन पूरी दुनिया पर एक सरसरी नज़र को डालकर देख लेते हैं कि ये मई दिवस कहीं हमारी आदत तो नहीं हो गया कि हम मना रहे हैं। दुनिया बदल गई है लेकिन इसके बाद भी हम लोग पहले से मना रहे हैं, अब भी मना रहे हैं। नहीं, 1 मई 1886 को शिकागो के मजदूरों ने क्या किया था? उन्होंने पूंजी की, मुनाफे की हवस को बेनकाब किया था। उन्होंने उसको इतना ज़्यादा, मतलब वो उसका जो मूल्यांकन विचार के रूप में, अध्ययन के रूप में मार्क्स ने, एंगल्स ने किया था, उन्होंने उसको व्यवहार में लाकर दिखाया था कि ये किस तरीके का शोषण होता है और ये शोषण कितना भयावह होता है, कितना निर्लज्ज और निर्मम होता है। आज भी वो अनेक रूपों में जारी है।
हम उसकी केवल 2 मिसालें यहाँ पर ले रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय रूप से। एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फिलिस्तीन, बहुत ही छोटा। उसे उसका एक ऐसे देश ने जो 1947 1948 के पहले था ही नहीं, उस इजराइल ने लगभग पिछले 75-76 सालों में दबोचते, कुचलते, मिटाते हुए आज इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि एक छोटी सी पट्टी में, गजा पट्टी में रह गया। वहां पर लगातार 7 अक्टूबर से बमबारी जारी है। अस्पतालों पे बम फेंके जा रहे हैं, स्कूलों पर बम फेंके जा रहे हैं। रेड क्रॉस के भी जो राहत के वाहन जा रहे हैं, उन राहत के वाहनों पर भी बम फेंके जा रहे हैं। पानी भी नहीं पहुंचने देंगे, ईंधन भी नहीं पहुंचने देंगे, भोजन भी नहीं पहुंचने देंगे। एक दुष्ट देश है जिसका नाम है इजराइल। हालांकि ये उसकी अपनी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है, लेकिन उसके पीछे महादुष्ट देश अमेरिका है और उसके जितने भी साम्राज्यवादी गुर्गे हैं वो। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक के हमलों में 33,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 33,000, 33,000। इनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं, महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया भर के तमाम सारे देशों को एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे, इसके लिए एक संगठन के रूप में तैयार किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ताकि दुनिया को दोबारा से इस तरीके की खतरनाक लड़ाइयों का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ 1948-49 से लेकर आज तक सैकड़ों प्रस्ताव पारित कर चुका है और 7 अक्टूबर 2023 जब से ये युद्ध चल रहा है तब से भी 20 प्रस्ताव पास कर चुका है कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध गलत हो रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी युद्ध नहीं रुका, हमला अभी तक जारी है, लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही दुनिया के 112 देशों में एक साथ लाखों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इस 1 मई के दिन भी पूरी दुनिया भर में फिलिस्तीन वाले सवाल को उठाया जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया कि उस छोटे से देश के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। एक और लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसको भी 3 साल हो गए और उस लड़ाई को शांत करने की बजाय उस लड़ाई को भड़काने के लिए दुनिया का जो स्वयंभूत दरोगा है, भेड़ियों का दरोगा जिसका नाम अमेरिका है, वो अभी तक उसमें $75 अरब का आग झोंक चुका है। इन दोनों लड़ाइयों की वजह क्या है? इनकी जो माइन्यूट डिटेल्स है उनमें नहीं जाते हम, इनकी जो ब्रॉड डिटेल्स है वो क्या है, इसके पीछे चलने वाला मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे चलने वाला मुख्य कारण ये है कि दुनिया के जो पूंजी के डायनासोर हैं, जो समाजवादी दुनिया के कमजोर होने के बाद से अब पूरी दुनिया पर अपने राज को, अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं, वो इन युद्धों के जरिए फिलिस्तीन पर हमला इसलिए कर रहे हैं ताकि फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद करके वो उस पूरे के पूरे इलाके पे, पश्चिम एशिया के इलाके पर जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाया जाता है, फ्यूल पाया जाता है, उसके संसाधनों पर कब्जा कर सकें, जैसे इराक पर उन्होंने किया। वो अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम कर सके। यूक्रेन की लड़ाई को हवा देना चाहते हैं वो इसलिए ताकि वो जो दुनिया में अभी अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ जो दूसरी बड़ी ताकतें उभर रही है, जो उसका पिट्ठू बनने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी की तरह से, ऐसी दोनों ताकतों में से एक ताकत है रूस, एक ताकत है चीन। एक एक करके उनको भी निपटा सके ताकि दुनिया को उन्हें एक ध्रुवीय बनाने में किसी भी तरीके का बाधा न हो। लोग मारे जा रहे हैं और अमेरिका और दूसरे साम्राज्यवादी देशों की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहे हैं। ये युद्ध है जो पूंजी के मुनाफे की हवस की वजह से आज पूरी दुनिया भर पे थोपे जा रहे हैं। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिन, वो 251 देशों में निकलने वाली मई दिवस की रैलियां,
इन तमाम सारे युद्धों को भी बंद करने की मांग करेंगी, क्योंकि इन युद्धों में जो मारा जाता है वो किसी न किसी मजदूर या किसान का ही बेटा होता है। मेहनत कशों के बेटों को ही आपस में लड़वाया जाता है ताकि ऊपर बैठी हुई हथियार बनाने वाली कंपनियों की और कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे की जकड़न से पूरी दुनिया को जकड़ा जा सके। एक और युद्ध है जो पूरी मानवता के खिलाफ चल रहा है, और समाजवादी देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सारे देशों में जारी है। वो युद्ध क्या है? लोगों की रोजी रोटी को छीनना, लोगों की रोजी रोटी को छीनकर अपने मुनाफे को बढ़ाना। और इस दौरान जो तथाकथित विकसित देश है, जिन्हें पूंजीवाद का स्वर्ग कहा जाता है, उन पूंजीवाद के स्वर्ग माने जाने वाले देशों में भी ये युद्ध गरीबों के खिलाफ, जनता के खिलाफ जो युद्ध है वो तेजी के साथ में बढ़ा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये जितने भी विकसित पूंजीवादी देश हैं उन सारे विकसित पूंजीवादी देशों में गरीबी बढ़ी है। अमेरिका के 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, फूड कूपन्स पर अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी दुनिया की 3री और 5वीं और पता नहीं कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, उसके लिए खुद उनकी पार्टी ये दावा करती हुई आती है कि वो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और आने वाली 5 सालों तक भी देते रहेंगे। 5 किलो अनाज में कितनी जिंदगी कटती है आप लोग अच्छी भांति से जानते हैं। ये कहाँ गई रोटियां, ये कहाँ गया भात, ये कहाँ गई चावल, कहाँ गई दाल? ये वो चीज है जिन संसाधनों पर कब्जा करके आज उन्होंने न केवल विकसित पूंजीवादी देशों की भी जनता को उसके मानव के जीवन के जीने के अधिकार से वंचित कर दिया है, बल्कि जो अविकसित देश है और जो तथाकथित विकासशील देश है वहां पर तो ये महामारी बन गई है। क्यों हुआ ये अनायास नहीं हुआ। जो मई दिवस के शहीद थे उन्होंने जो भाषण दिए अदालतों में, जब उन पर मुकदमा चला था और उनको फांसी हुई, या उसके पहले पूरी दुनिया भर के पूंजीवाद का विश्लेषण करके मार्क्स ने जो बात कही है इस रहस्य को खोजती है कि ये क्यों हो रहा है। ये अनायास नहीं हो रहा, ये हो रहा है इसलिए कि मुनाफे को ही एकमात्र लक्ष्य मानकर जो जघन्य प्रणाली जिसका नाम पूंजीवाद है वो काम कर रही है। उसका ये मूल स्वभाव है, ये वो नरवक्षी स्वभाव है जो स्वभाव पूंजीवाद के रहते हुए कभी समाप्त हो नहीं सकता। लगभग 157 साल हो गए कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, पूंजी के नाम से हम उसको जानते हैं। उसमें उन्होंने पूंजीवाद के काम करने की तरीकों की बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की थी। उनके एक दोस्त थे जो एक कारखाने में मजदूर भी थे और मजदूरों के नेता भी थे, उनका नाम था T.J. डनिंग। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि आप पूंजीवाद का अध्ययन कर रहे हो और किस तरीके से ये मुनाफे के लिए काम करती है, आप इसके बारे में लिख रहे हो, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। और वो चिट्ठी उन्होंने अपनी किताब में मार्क्स ने उसको उद्धृत किया, कोट किया। उन्होंने लिखा था कि जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता जाता है पूंजी की हवस और ज़्यादा ताकतवर होती जाती है, संतोष नहीं मिलता। 1000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़ चाहिए और 10,000 करोड़ के बाद 10 लाख करोड़ चाहिए और 10 लाख करोड़ के बाद 10 अरब करोड़ चाहिए। वो हवस कभी बुझती नहीं। उस मजदूर ने लिखा कि ये 10% मुनाफे के लिए कहीं भी चली जाती है, 20% मुनाफा हो तो इसकी बाँछें खिल जाती है, इसकी खुशी का कोई निशाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं रहता। और 50% के लिए तो ये कोई भी दुस्साहस कर सकती है। 100% मुनाफे के लिए ये मानवता के सारे नियम कायदों को कुचल सकती है। और अगर कहीं 300% मुनाफे की संभावना हो जाए तो ये कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिसे करने की जोखिम उठाने से चूक है। अगर उसके मालिक की गर्दन भी दांव पर लगानी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहती है, लेकिन वो मुनाफे के लिए और बांटती है, वो मनुष्यता के प्रति अपराध करती है। मुनाफा बढ़ना चाहिए किसी भी तरीके से,
हम देखते हैं मानव इतिहास में ये जो तस्करियाँ हुई, ये जो बच्चियों की जो तस्करियाँ होती हैं, ये मनुष्यों की जो तस्करियाँ होती हैं, या एक सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे के पूरे समाज में एक प्रथा विद्यमान रही जिस प्रथा का नाम था गुलामी। दासों की मंडी लगती थी, दास भर भर के लाए जाते थे अमेरिका से, अफ्रीका से, और इन तथाकथित उस जमाने के समृद्ध देशों में जानवरों की तरीके से बेचे जाते थे। ये सब कुछ हुआ, ये इतिहास की बात है। लेकिन ताजे इतिहास में हम लोगों ने देखा कि अभी ये जो कोरोना की महामारी आई थी, उस कोरोना की महामारी में क्या हुआ हमने, उसमें भी हमने ये देखा कि उसमें भी इंसान की जिंदगी से ज़्यादा कीमत थी मुनाफे की, और मुनाफे में दलाली की। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ये भी मालूम पड़ा है कि कोरोना की जो दवाइयाँ बनी थी, कोरोना के जो टीके बने थे, जिन कंपनियों को उसके लिए पूरा का पूरा किसी भी कीमत पर बेचने के लिए छूट दी गई थी, उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग मारे जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कोई बात नहीं है, कंपनी का मुनाफे में से उनकी होनी चाहिए। और यही बात है कि हम नहीं मानते कि 1886 के बाद दुनिया कोई बेहतरी की ओर बढ़ी है, बल्कि पूंजीवाद और ज़्यादा उच्छृंखल होकर और ज़्यादा अपने दांत पैने कर बदतरी की ओर समाज को ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुकाबला पूरी दुनिया की मेहनतकश कर रहा है। ये विडंबना का समय है, आयरोनी का समय है। ये नायकों को हटाकर प्रतिनायकों और खलनायकों को राज्यारोहण करने का समय है। कैसे कैसे नमूने हैं जो दुनिया के तमाम सारे देशों के हुकूमतों में बैठे हुए, अपनी जनता की परवाह नहीं है, बस किसी भी तरीके से उनका राज में चल रहा है। और हमारे देश की तो पूछिए ही मत। हमारे यहाँ तो जैसे भेड़ियों की बहार का समय है। राज्य की सरकारों में भी बैठे हैं, केंद्र की सरकार में भी बैठे हैं, सारे मीडिया पर कब्जा किए बैठे हैं, सारे तंत्र पर कब्जा किए बैठे हैं, और उसी पुराने राज को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस राज के खिलाफ 1886 में लोग लड़े थे। हरियाणा के आसपास दिल्ली की बॉर्डर पे जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें बड़ा हब घोषित किया गया, क्या हालत है। मारुति के मजदूर किस बात को लेकर लड़े थे, क्या हालत है उनकी। 1886 में मजदूर लड़ा था कि 8 घंटे काम का दिन होना चाहिए। क्या आज 8 घंटे काम का दिन है नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव की बहुत सारी फैक्ट्रीज में, देश की सारी फैक्ट्रीज में 8 घंटे काम का दिन है? 10-10, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। तो वो दिन दोबारा से लौट कर आ रहे हैं, और उस दिन को लाने के लिए ये जो मैंने कहा ना भेड़ियों की बहार का समय है, इस भेड़ियों की बहार के समय में फिर रास्ता क्या है। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने भेड़ियों पर एक कविता लिखी, और वो कविता इस भेड़ियों की बहार के समय में पढ़ने और उसे याद करने और उसे अमल में लाने की सख्त आवश्यकता है। कविता थोड़ी सी लंबी है, मैं केवल उसके 2 अंश आपके बीच में सुना रहा हूँ। वो लिखते हैं कि भेड़िए की आंखें सुर्ख है लाल, भेड़िए की आंखें सुर्ख है, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी भी आंखें सुर्ख न हो जाए। और तुम कर भी क्या सकते हो, जब भेड़िया तुम्हारे सामने हो तो तुम और कर भी क्या सकते हो। यदि तुम मुंह छिपाकर भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर उसी तरह खड़ा पाओगे, यदि बच पाए तो। भेड़िए की आंखें सुर्ख है, अपनी आंखें सुर्ख बनाओ। सर्वेश्वर लिखते हैं कि भेड़िया गुर्राता है, तुम अपनी मसाले जलाओ। भेड़िए और तुम में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठाओ, भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा, करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सारे भेड़िए भागेंगे। यही रास्ता है।
उस भेड़िए की आंखें सुर्ख है, उससे मुनाफा दिख रहा है हर चीज। उसे पोषण आहार के काम में, पुण्य काम में, इंसानियत को अकाल मृत्यु में के मुंह में जाने से रोकने के एक महान काम में लगी हुई आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं में भी मुनाफा दिख रहा है उस भेड़िए को। आशा कार्यकर्ताओं में भी एक मुनाफा दिख रहा है। वो अपनी सुर्ख आंखों से उस मुनाफे की ओर भागना चाहता है, उसे लपकना चाहता है, और रास्ता वही है जो रास्ता 1886 में 1 मई को शिकागो के मजदूरों ने उठाया था। 8 घंटे की उनकी जो मांग थी वो दरअसल केवल 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की बात नहीं थी, बल्कि वो उस मुनाफे पर चोट थी और मुनाफे पे हमारा हिस्सा होना चाहिए, इसकी मांग थी। और इसे लड़ने के लिए अपनी जान देने वालों के नाम थे अल्बर्ट पार्सन्स, जिन्हें फांसी दी गई, ऑगस्ट स्पाइस, जिन्हें फांसी दी गई, सैमुअल फील्डन, जिन्हें फांसी दी गई, ऑस्कर नीबे, माइकल स्वाब, जॉर्ज एंगेल, एडोल्फ फिशर और लुइस लिंक्स। इनमें से 2 लोग ऐसे थे जो जेल में मारे गए, जेल में जिनकी मौत हो गई। उन्हें ये भ्रम नहीं था कि 8 घंटे की काम की जगह की मांग जो है वो पूंजीवाद को ख़त्म कर देगी, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत के जरिए पूरी दुनिया भर को ये सबक दिया कि अगर मुनाफे की हवस पर हमला करते हुए हम अगर इस ओर बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम एक ऐसी लड़ाई की ओर भी बढ़ सकते हैं जो लड़ाई इस पूरे के पूरे निज़ाम को बदलते हैं। और यही वजह है साथियों कि 1 मई को हम दुनिया भर के मेहनतकशों की राजनीतिक कार्रवाई का दिन मनाते हैं। वो दिन केवल बोनस की, भत्ते की, वेतन वृद्धि की मांग करने वाला दिन नहीं होता, वो भी मांगे जाते हैं, उसके लिए तो लड़ाई चलती रहती है। लेकिन वो दिन इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके समाजवाद को कायम करने का संकल्प लेने का दिन होता है, और इस दिशा में हम आगे कितना बढ़े हैं इसके बारे में समीक्षा करने का होता है, उसका हिसाब किताब करने का होता है, और आगे के दिन के मंसूबे बनाने का होता है। क्या ये संभव है? चारों तरफ तो भेड़िए बैठे हुए, वो बदल देते हैं, कभी खट्टर की जगह सैनी को ले आते हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान की वजह से किसी उसका नाम ही याद नहीं हो पाया है, कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले आते हैं, कभी किसी की जगह किसी को ले आते हैं, नाम बदल देते हैं, व्यक्ति बदल देते, भेड़िया बदल देते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है बल्कि आसान भी है। इसका स्थायी समाधान है कि ये जो बीमारी की जो जड़ है वो जो उस प्रणाली को ही खत्म किया जाए, ऐसी सामाजिक प्रणाली को लाया जाए जिस प्रणाली में मुनाफा ही ईश्वर नहीं होना चाहिए, जिस प्रणाली में लोगों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि विकास और प्रगति, प्रकृति और इसकी जितनी भी अनमोल कृति है, प्रकृति है और प्रकृति की सबसे अनमोल कृति है मनुष्य, उनको कुचलना, रौंदना, लूटना और धन संपदा इकट्ठा करना ये बड़े होने का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक ऐसे नए समाज को कायम किया जाना चाहिए। क्या ये संभव है? यस। 3 काम करने होते हैं बस। पहला काम करना होता है शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई। पूंजी और श्रम का ये जो द्वंद्व है उसमें जो मुनाफा हमने पैदा किया है, जो संपत्ति हमने पैदा की है, उसमें हमें अधिकतम मिलना चाहिए, और यही धीरे धीरे चलते चलते पूंजीवाद से उसके मुनाफे के हिस्से को कमज़ोर करती है। ये लड़ाई पूंजीवाद की सनातन लड़ाई है। मजदूर मांग करता है, मेहनतकश मांग करता है, मेहनत करने वाला मांग करता है कि उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए, और ये हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ना होता है, क्योंकि जब तक पूंजी पर व्यक्तिगत एकाधिकार है तब तक इस लड़ाई को जारी रखना आवश्यक है। दूसरा तरीका है इस लड़ाई के डायमेंशन को, फलक को और ज़्यादा बढ़ाना, इसकी फौज को और ज़्यादा बढ़ाना, इसलिए कि शोषण केवल मजदूर का नहीं होता। मजदूर सीधे शोषण में है, लेकिन शोषण और लूट जो है उन सारे शोषित समुदायों की भी होती है,
उनके लिए भी लड़ना हमारा काम है, भले ही वो तकनीकी रूप से परिभाषा में मजदूर नहीं है, लेकिन वो पूंजीवादी शोषण के शिकार है। वो किसान है, वो खेत मजदूर है, वो महिलाएं हैं, वो बेरोजगार नौजवान है जिससे CITU ये मानती है कि ये वो मजदूर है जिसे रोजगार नहीं मिला। बेरोजगार वो है जो बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें रोजगार करने का मौका नहीं मिला, तो वो भी श्रमिक है। इन सारे शोषितों को भी इकट्ठा करना है और इसके साथ साथ नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भारतीय परिवेश में तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जाति के शोषण के नाम पर हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूंजीवादी शोषण का भी शिकार हो रहा है, सामंती शोषण का भी शिकार हो रहा है। और जब तक इन दोनों तरीके के शोषण के खिलाफ एक साथ नहीं लड़ा जाएगा तब तक उनके शोषण की समाप्ति नहीं होगी। जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक जगह भी अंधेरा कायम है तो दुनिया की कोई भी रोशनी सलामत नहीं है। अगर समाज में एक जगह भी शोषण कायम है तो मजदूर वर्ग कितना भी संघर्ष कर ले उसकी उपलब्धियां सलामत नहीं रहेंगी। अगर ये जाति और वर्ण और लैंगिकता के आधार पर होने वाला स्त्रियों का, आदिवासियों का, दलितों का, गरीब जातियों का शोषण समाप्त नहीं होता, जाति के नाम पर होने वाला शोषण समाप्त नहीं होता। दूसरा काम ये भी करना पड़ेगा, अपने शोषण के खिलाफ लड़ना, मुनाफे में अधिकतम हिस्सा लेकर पूंजीवाद को चुनौती देना, अपने संघर्षों के आयाम का विस्तार करना। और तीसरा तरीका है, और वो जो अपने जितने भी तरीके के शोषण है उन सबके खिलाफ भी लड़ना और अपने संघर्ष के आयामों का भी विस्तार करना। क्योंकि ये जो राज करने वाले लोग हैं, ये जो लूटने वाले लोग हैं, वो केवल डंडे की बूते पर राज नहीं करते हैं, वो दिमाग पर भी राज करते हैं, वो अपना वैचारिक वर्चस्व भी कायम करते हैं। इसलिए विचारधारा के मोर्चे पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जब बताने के लिए कुछ नहीं होता, जब जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उस वक़्त उसकी लड़ाई से उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर वही किया जाता है जो नरेंद्र मोदी पिछले 5-7 दिन से पूरे देश भर में कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, मंगलसूत्र खेल रहे हैं, ऐसे झूठ बोलने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो लोगों से चाहते हैं कि वो घंटा बजाते रहें, लड़ते रहें आपस में। ये जो है, ये बहुत जैसे जैसे जितना भी तेजी के साथ जनता के बीच में विभाजन बढ़ता है, वैसे ही उतनी ही ज़्यादा लोगों की तकलीफें भी बढ़ती हैं और लूटने वाले को अपना राज करने का भी मौका मिलता है। तुलसीदास ने लिखा है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हटे। इसमें प्रभु का मतलब है, हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा में प्रभु का अर्थ होता है मालिक। तो उन्हीं मालिकों के हाथ में सारा मीडिया है, उन्हीं के हाथ में सारे मठ हैं, उनके महंत हैं, उनके अपराधी हैं, उनके पुलिस और प्रशासन के तंत्र हैं। तो वो पूरे के पूरे प्रभु तंत्र जो है वो लोगों की मति को हरने का काम करना होगा। और इसीलिए हमारे भोपाल के एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उनकी बात को याद रखना होगा हमारे देश के मजदूर आंदोलन को। और उन्होंने एक गज़ल कही थी जिसपे से उनके 3 शेर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, मतलब धर्म के नाम पर सियासत नहीं चलती। ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। अहद का मतलब होता है युग। ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों के सर जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। और आखिरी शेर था उसका कि जनाबे कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं चलती। और आज वही तरफदारियाँ चल रही हैं। किन की चल रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा जायजा अपन लोग और लेंगे। तो आज हम अपनी मई दिवस पर इस संकल्प को दोहराते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को समझते हुए, उनकी साजिशों को समझते हुए आने वाले दिनों में अपने रास्ते पर और तेज़ी के साथ में कदम बढ़ाएंगे और जो मिशन 1886 में शुरू किया गया था उसको जारी रखेंगे। लेकिन लड़ाइयाँ अमूर्त नहीं होती हैं, लड़ाइयाँ ठोस रूप में होती हैं। लड़ाइयाँ एक निश्चित टाइम एंड स्पेस में होती हैं, उनका एक कालखंड होता है, उनका एक देश काल होता है। दुनिया बदलने की लड़ाई भी अपने गांव और अपने कारखाने के शोषण को समाप्त करने की लड़ाई के साथ लड़ी जाती है।
इसलिए दुनिया के मजदूरों एक होने के नारे को यथार्थ में अगर उतारना है और इस शोषण को ख़त्म करने और पूंजीवाद को समाप्त करने और मजदूर के राज को लाने की बात अगर करनी है, तो ये लड़ाई दुनिया के पैमाने पर तो तभी बनेगी ना जब हम अपने प्रदेश के पैमाने पर, अपने जिले के पैमाने पर, अपने इलाके के शोषण के पैमाने पर लड़ाइयों को करेंगे। इसीलिए मई दिवस का दिन, पिछले मई दिवस से लेकर इस मई दिवस के बीच में जो हमने संघर्ष किए, जो लड़ाइयाँ की, उनकी समीक्षा करने का दिन भी होता है, उनका हिसाब किताब करने का भी दिन होता है। उन संघर्षों में जो उपलब्धियाँ हमने हासिल की थी, मौद्रिक रूप से ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के रूप में भी, संस्था के रूप में भी, संगठन के रूप में भी, उनको ईंटों की तरीके से इकजाई करके एक मजबूत इमारत की तामीर करने का भी होता है और उन जख्मों को गिनने का भी होता है जो इन संघर्षों के दौरान हमें भुगतने पड़े, हमारे आवाम को भुगतने पड़े, और उनका हिसाब चुकता करने का भी दिन होता है। हमारे देश के लिए तो ये और भी ज़्यादा मौका देने वाला मई दिवस है, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव जैसा भी है वैसा लोकतंत्र जो हमारे देश में है, वो लोकतंत्र भी हमारे अपने मेहनत कशों के संघर्ष और दुनिया के मेहनत कशों के संघर्ष की वजह से निकल कर आया है। लेकिन इनकलाबी गर्दिश दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, जिन्होंने गद्दारियां की आज़ादी की लड़ाई में, आज वो बैठे हैं ऊपर आकर। और दुर्योग ये है कि ये मई दिवस उस समय हो रहा है 2024 का, जब वो गिरोह बहुत तीव्रता और शिद्दत के साथ इस देश में से लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहता है, इस देश में से संविधान को ख़त्म कर देना चाहता है। भले कागज़ पर ही सही, लेकिन सारे भारत के नागरिक एक समान है, उनका अधिकार समानता का है, उसको समाप्त कर देना चाहता है। वो उस संविधान को भी मिटा देना चाहता है जो ऐसी संभावनाएं पैदा करता है कि आगे के दिनों में वास्तविक बराबरी की लड़ाई को भी किस तरीके से लड़ा जा सकता है। मोदी राज उसे भी पूरी तरीके से पलट देना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी के पहले वाले जो थे वो दूध के धुले थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये वाले जो हैं वो रक्त पिपासु हैं, ये खून पीने वाले लोग हैं। और ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है जब धनपशु और घोर अंधकार के पिशाच जो इस देश की सभ्यता ने, समाज ने, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना के रूप में जो भी कुछ विकसित किया था, उस घोर अंधकार के पिशाच गलवैयाँ करके राज में बैठ गए हैं, और जो थोड़ी बहुत प्रकाश, थोड़ी बहुत रोशनी थी उसको भी हम लोगों से छीन लेना चाहते हैं। इनकी चार्जशीट इतनी लंबी है कि अगर हम चर्चा करना शुरू करें तो अगला मई दिवस आ जाएगा। इनके अपराध इनके विराट हैं। इनके बारे में CITU के नेता जो हमारे मैदानों में काम करते हैं, संघर्षों में काम करते हैं, वो आपके बीच में बोलते रहते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। हमारी CITU का एक अखबार भी निकलता है, महीने में एक बार आता है, जिसका नाम है C2 मजदूर, अंग्रेजी में आता है, उसका नाम है द वर्किंग क्लास। उसमें भी इसके ब्यौरे छपते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप C2 मजदूर को पढ़ें। यहाँ केवल संक्षेप में अपन लोग देखना चाहते हैं कि जो जिंदगी के ज़्यादा बड़े आयाम हैं उन पर इन्होंने क्या किया, जिसका हिसाब हमें चुकता करना है। 1948 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके पहले 1927 में एक लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये तय हुआ था कि भाई जो कारखाने में काम करने वाला या मेहनत करने वाला जो मजदूर है उसके लिए कम से कम एक मिनिमम वेज की, न्यूनतम वेतन की गारंटी तो होनी चाहिए। आज़ादी के बाद एक कमेटी बनी जिसने एक डॉक्टर को नियुक्त किया। उस डॉक्टर से पूछा कि एक इंसान की जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में कितना भोजन जाना चाहिए, कितनी कैलोरी जाना चाहिए। उसके बाद एक न्यूनतम वेतन का कानून बना, 1948 मिनिमम वेजेज एक्ट। उसके बाद मजदूरों ने लड़ाई लड़ी और उसमें ये आधार बना कि उसके पास कम से कम इतना मकान होना चाहिए, उसके पास पूरे वर्ष भर में इस्तेमाल करने के लिए 4 व्यक्ति के परिवार को इतना कपड़ा होना चाहिए, इतनी कैलोरी खाना मिलना चाहिए, और बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25% और मिलना चाहिए।
उसके बाद संघर्ष जारी रहे और 1985 में जाकर CITU की एक यूनियन थी रेप्टाकोस ब्राइट की, एक FMRI ने उसमें संघर्ष किया और उसके बाद 1992 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला और दिया और उसमें ये राय बनी कि नहीं, कम से कम इतना न्यूनतम वेतन तो होना ही चाहिए। उस जमाने में जो न्यूनतम वेतन तय किया गया था, मिनिमम वेजेस एक्ट के लागू होते वक्त जो क्राइटेरिया तैयार किया गया था, अगर उसके हिसाब से हम गणना करते हैं तो कम से कम 50-52 हज़ार रुपया न्यूनतम वेतन इस देश के मजदूर को मिलना चाहिए, जो आज़ादी के एक साल बाद फॉर्मूला तय किया था। आज लेकिन हम अभी मांग कर रहे हैं कि जो अकुशल श्रमिक हैं उनको कम से कम 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? इसने जो भारतीय श्रम सम्मेलन का जो फैसला है, इसने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस पर विचार करने से भी मना कर दिया। उनने तय किया 176 रुपये 2017 में, फ्लोर वेज जिसको कहा गया, और 2023 में मतलब पूरी 6 साल गुजर जाने के बाद उसमें केवल 2 रुपए की बढ़ोतरी की, 176 से 178 रुपए कर दिया फ्लोर वेज। तो पहला सवाल ये है कि ये जो वेतन है ये असल में वो मूल्य है जो मजदूर ने अपनी श्रम के साथ पैदा किया, उसमें उसको हिस्सा क्या मिला? 6 साल में 2 रुपए की बढ़ोतरी। यही वो मुनाफा है, यही वो खून है मजदूरों का, जिसे निचोड़कर बहुत बड़ी तिजोरियों में भरा जाता है। हम 26 रुपए की मांग कर रहे हैं। 2022-23 का एक सर्वे है, उसका ये कहना है कि अगर उसको एक कैजुअल मजदूर का औसत दैनिक वेतन जो उसको मिल पाता है वो 400 रुपये के आसपास है, और अगर उससे पूरे 30 दिन भी काम मिल जाता है तो भी वो 12,000 रुपये के आसपास ही कमा पाता है। जबकि महिलाओं की हालत तो और भी ख़राब है, उनको तो 8,500 रुपये के आसपास मिलता है। वो जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर और स्वरोजगार करो, उसमें भी जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी औसत कमाई जो है वो 13,000 से ऊपर नहीं है। किस तरीके से जीवन काटते, और स्वरोजगार वाली महिलाओं की हालत तो और खराब है, 5,500 भी है। कितना कमाते होंगे, और जितना कमाते हैं उसके आधार पर किस तरीके से जिंदगी काटते होंगे। ये वो सरकार है जिसने मिनिमम वेजेस एक्ट के कानून को ही स्थगित कर दिया, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर धंधा करने में विदेशी कंपनियों को आसानी हो, कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए नाम पर सारे श्रम कानून थे, उस सारे के सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए, जिनमें से इसके मिनिमम वेजेस न्यूनतम वेतन को तय करने वाले कानून को भी ख़त्म कर दिया। जबकि ये बहुत कम कर्मचारी थे। इस देश में कुल मिलाकर 21% ही कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमित या वेतनभोगी कर्मचारी हैं, प्राइवेट इधर उधर सब जोड़ जाड़ के। व्यवधान के लिए माफी कीजिए। बाकी जो है उनमें से 57% खुद कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, कोई छोटी दुकान खोल के बैठे हैं, दर्जी का काम कर रहे हैं, और बाकी के 57 के बाद जो 22% है, उन 22% जो है वो कैजुअल वर्कर्स हैं। तो ये न्यूनतम वेतन भी मिलता किनको? 21% कर्मचारियों को। लेकिन एक बार अगर कोई फॉर्मूला बनता तो बाकी को भी होता। उन्होंने इस बात को मांग नहीं की। उन्होंने 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना, और उन्होंने अपनी कॉरपोरेट कंपनियों को खुश करने के लिए उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब तो वो उन लेबर कोर्ट के जरिए यूनियन बनाने का और मांग पत्र देकर अपनी मांगों पर चर्चा करने का, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट कहते हैं, उसको भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो रोजगार के संबंध है उनमें भी बहुत बुनियादी बदलाव है। 8 घंटे काम नहीं है, वीकली ऑफ नहीं है, बाकी की छुट्टियां भी नहीं है। कानून की किताबों में भले ही लिखी रही हो वो वर्षों तक, लेकिन व्यवहार में वो नहीं आती। और इसके लिए, और उसके बाद एक और योजना थी कि वेलफेयर स्कीम्स आएंगी, कल्याणकारी योजनाएं आएंगी, सोशल सिक्योरिटी आएगी,
उनकी हालत क्या है? उन्होंने ज़्यादातर सोशल सिक्योरिटीज़ को, चाहे वो कोयले में थी, चाहे वो आयरन ओर में थी, चाहे वो खदानों में थी, चाहे वो चूना में थी, जितनी भी थी, बीड़ी में थी, इन सबको भी उन्होंने लगभग पूरी तरीके से जो लाभ प्रदान करते थे उनको भी इससे पूरी तरीके से वंचित कर दिया है। और जो सेस इकट्ठा किया जाता तो सेस को भी अब उन्होंने बंद कर दिया है, और जिसके नतीजे में जो थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी मिला करती थी वो भी अब लगभग ख़त्म जैसी हो गई है। और अब तो वो ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाओं को भी, जो अपने आप में भी कोई पूर्ण योजना नहीं थी लेकिन कुछ राहत तो देती थी, उनको भी समाप्त कर दिया। रोजगार तो भयानक है। नया रोजगार, नई बेरोजगारी, मतलब रोजगार की हालत तो भयानक है ही। नई बेरोजगारी जो पैदा हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो 2013 से 2022 के बीच में पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में 3 लाख के आसपास रोजगार कम हुआ है और ठेका मजदूरों की संख्या बढ़ी है। आप बैंक में चले जाइए, आप सरकारी जो इसेंशियल जो सर्विसेज है, चाहे वो पानी पिलाने वाली हो, चाहे वो रोड बनाने वाली हो, चाहे वो बिजली देने वाली हो, इनमें अस्थायी कर्मचारियों की, ठेका कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, बाकी लोगों की संख्या घट रही है। और निजीकरण करने के बाद एक और बड़ी समस्या पैदा हुई है, क्योंकि निजी क्षेत्र में किसी भी तरीके का, निजी क्षेत्र में या ठेका मजदूरी में किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं है। और अब तो वो सेना की नौकरी में भी अग्निवीर लेकर आ गया, उसको भी ठेकेदार से, मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने अगर लागू किया है तो सेना में लागू किया है, 4 साल तक रहेगा। नतीजा यह है कि आज भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट केवल 3.5% से कुछ ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे कम लोग हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। अर्जेंटीना जैसे देश में ये 17% है, ब्राज़ील में 12.5% है, चीन में 28% है, अमेरिका में भी ये 13.5% है, ब्रिटेन में 21.5% है, रूस में 40% है, क्यूबा में 77% लोग हैं जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और हमारे यहाँ वो घट कर रह गई है केवल 3.5% के आसपास। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि एक ऐसा सामाजिक संकट पैदा होता है, जो संकट ये भी बताते हैं कि बाकी की जगह भी रोजगार नहीं बढ़ेगा। फिर हमारे यहाँ की एक जो मॉनिटरी और इंडियन इकोनॉमी की मॉनिटरिंग करने वाली जो एक संस्था है, उसने बताया कि छोटी दुकानों में काम करने वाले लगभग 1 करोड़ मजदूर भी कम हो गए हैं, दिहाड़ी मजदूर, क्योंकि उन छोटी दुकानों का धंधा भी तो इन्हीं बाकी के वर्कफोर्स की आमदनी के साथ चलता था। खेत मजदूरों की हालत तो और भी खराब है, और ये पहला मौका है जब किसानों की आत्महत्याओं के लगभग बराबर या उससे कुछ ज़्यादा आत्महत्याएं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने किया, दिहाड़ी मजदूरों ने किया। महंगाई के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इन सारी चीज़ों पर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। ये वो जख्म है जिनकी बात अब लोग कर रहे थे। क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। इस देश में 2 बड़े लोग हैं, 2 धन पशु हैं, तो सबसे बड़े पूंजी के सांड हैं, और उनके 24 भाई लोग और हैं। कुल मिलाकर 26 लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। मैं केवल 2 का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक है मोदी के गार्जियन गौतम अडानी साहब। उन्होंने एक दिन में 42,000 करोड़ रुपया, मतलब हर घंटे 1,750 करोड़ रुपया कमाकर दुनिया में कमाई का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। ये अविश्वसनीय लगता है लेकिन उन्होंने कमाया। आज भी उसी रफ्तार से, लगभग उसी रफ्तार से कमाई जा रही है। जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी, जब 4-5 करोड़ लोग भारतीय हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं करते हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते थे, उस वक्त
ये जो मोदी के भाई साहब है बड़े वाले मुकेश अंबानी, वो हर घंटा 90 करोड़ रुपया कमा रहे थे, और उनके जो अभिभावक है, गार्जियन है गौतम अडानी, वो हर घंटा 120 करोड़ रुपया कमा रहे थे। लोग भूखों भूखों पैदल चलकर आ रहे थे, कोरोना में लोग मारे जा रहे थे, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन वो कर रहे थे। एक अर्थशास्त्री ने जोड़ लगाकर बताया कि अकेले मुकेश अंबानी की, जिसने अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में न जाने कितने अरब रुपए फूंक डाले, उस अकेले मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई पूरे 3 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों का पेट भर सकती है। एक दिन की कमाई 3 महीने तक 80 करोड़ लोगों का पेट। ये उस देश में हो रहा है जो देश पूरी दुनिया भर के भुखमरों में लगातार हमारी चिंताजनक स्तर होता जा रहा है। केवल यहीं तक नहीं बात, हमारे भाई इस देश के मजदूरों का 95% ऐसा है जिनकी जड़ें गांव में है। इन मजदूरों के गांव में जो भाई छूट गए हैं, उन किसानों के पास क्या है ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अभी ड्रोन से आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाने की वारदातें हरियाणा की बॉर्डर पे हुई हैं। 378 दिन तक जब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर सहित दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठा था, हरियाणा की CITU ने बहुत शानदार तरीके से उसके बीच में काम किया है, किसान मजदूर एकता को कायम किया। आप लोग जानते हैं उसकी हालत क्या है। वो भी लड़ रहा है, MSP के लिए भी लड़ रहा है, अपनी फसल में की दाम न मिल पाने की वजह से, कर्ज के फंदे में फंस जाने की वजह से, फसल के कॉरपोरेटीकरण की वजह से, दुनिया की तमाम सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, कॉरपोरेट कंपनियों को हमारी खेती में छूट की वजह से, ये सारे लोगों की वजह से आज भारत की खेती भी संकट में है। और जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो दमन का एक दौर चलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं पर भी दमन का दौर चला, हरियाणा में किसानों पर भी दमन का एक दौर चला। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर उनके दमन बढ़े, उनका शोषण बढ़ा है, तो इन मेहनतकश समुदायों की, मेहनतकश वर्गों की एकता भी बढ़ी है। इसलिए इस बार का जो मई दिवस है, संकल्प तो हमने ले लिया था, लेकिन इस बार का जो मई दिवस है वो इस सारी बर्बादी, इस सारे जुल्म और अत्याचार के बर्ताव का हिसाब करने का मौका देता है। ये अपने संघर्षों को और आगे बढ़ाकर राजनीतिक निष्कर्ष तक पहुंचाने का अवसर देता है। और ये जो जाति, वर्ण, धर्म, बाबा, मौलवी, इन सब के नाम पर ये जो एकता को, मछली, मटन, इन सब के नाम पर जो इस एकता को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, उस विभाजन के विरुद्ध भी हमें और ज़्यादा सक्रियता के साथ हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि हम किसान मजदूरों की एकता को तो मजबूत करेंगे ही, लेकिन इस जाल को तोड़कर इस देश के मजदूरों को, इस मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी और देश विरोधी सरकार को हटाने के लिए अपने वोट का औजार बनाए। इसके लिए भी इस तरीके से ये मई दिवस मनुष्यता के दुश्मनों को सजा देने और उनके साथ हिसाब किताब चुकता करने का मई दिवस होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इतनी लंबी चर्चा के बाद आप लोग 3 दिन बाद जब मई दिवस की रैलियां निकालकर जो संकल्प सभाएं करेंगे, उससे हम भारत और दुनिया को एक नए और बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे ले जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर हरियाणा के साथियों को धन्यवाद।